हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आदर्श कोचिंग क्लास आपका स्वागत करता है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। अब तक हमने इन प्रश्नों के शॉर्ट वीडियो बनाकर डाले थे। अब हम आपको एक ही वीडियो में ये सारे प्रश्न देने वाले हैं। इस चैप्टर से दोस्तों वार्षिक परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न आएगा 2 नंबर का और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। ठीक है? तो हमने पूरी कोशिश की है कि भाषा सरल रखी है ताकि आप एक बार पढ़ें या एक बार सुनें और आपको याद हो जाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, दोस्तों एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पे नए हों और आपको लगता है कि हमने जिस तरीके से समझाया बहुत अच्छा समझाया, आपको समझ में आया, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि ये आपके दोस्तों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 है ये, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो, सबसे पहले हम वैश्वीकरण का अर्थ समझ लेते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि जब सभी देश एक दूसरे के देश में व्यापार करने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को जो है वैश्वीकरण कहा जाता है। अब वैश्वीकरण अगर हो रहा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई, कुछ सामग्री ऐसी होगी जो भारत के बाज़ार में नहीं बिक रही है, तो वो हम दूसरे देशों के बाज़ार में जाकर के बेच सकते हैं। माने भारत का प्रोडक्ट जो है वो दुनिया के सभी बाज़ारों में जाकर के बिकेगा। तो अपने यहाँ मान लीजिए कि आय कम हो रही है सब बेच करके, या मान लीजिए कि अपने यहाँ जितना उत्पादन हो रहा है उसका 50% अपन भारत के लोग खरीद रहे हैं, तो बाकी का 50% हम दुनिया के बाज़ारों में जाकर के बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए, ये है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा निवेश किया है? अच्छा, अब देखिए यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसको कहते हैं। तो ऐसी कंपनियां जो विदेशों में व्यापार करती हैं, ऐसी कंपनियां जो विदेशों में व्यापार करती हैं। मान लीजिए अपने यहाँ की कोई कंपनी है, टाटा है ना, टाटा मोटर्स है। अब ये अगर दूसरे देशों में अपना सामान बेचेगी, तो इस कंपनी को क्या कहा जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे बाहर की कंपनियां हैं, कोको कोला है ना, अपने यहाँ की होंडा है। ठीक है, इस प्रकार की कंपनियां जो एक देश से अधिक देशों में अपना व्यापार करती है, उन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा निवेश किया है। तो उत्तर है, देखिए कौन कौन सी कंपनियों में किया है इन्होंने। एक तो सेल फोन कंपनियों में, आपको पता होगा कि भारत सेल फोन कंपनियों के निर्माण में नंबर 1 हो गया है ना। मोटर गाड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में, ठंडे पेय पदार्थों में और बैंकिंग क्षेत्र में, इतने सारे सेक्टर हैं जहां पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है निवेश कर रही है। यानी दूसरे देशों की कंपनी हमारे देश में आकर के पैसा लगा रही है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? माने हम ऐसा क्या करें कि दुनिया की कंपनियां हमारे देश में आकर के पैसा लगाने लगें। ठीक है, तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से भाई? एक तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, दूसरा है यातायात के विकसित साधन। तीसरा है विश्व व्यापार संगठन। चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी और उच्च प्रौद्योगिकी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो आपने समझ ही ली। यातायात के विकसित साधन समझिए। देखो, जिस देश में यातायात की सुविधा होगी वहीं पर हर कंपनियों का निर्माण होगा। क्योंकि देखो, कंपनी में माल बनेगा तो लाने ले जाने के लिए वाहन भी होने चाहिए, सड़कें भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो यातायात के साधन होना बहुत जरूरी है। तो जहाँ यातायात के साधन ज़्यादा होंगे वहाँ पर ये कंपनियाँ अपना कारखाना खोलेगी। ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन क्या करता है कि दुनिया के देशों में व्यापार करने के लिए नियम बनाता है। विश्व व्यापार संगठन जो होता है दुनिया के देशों में व्यापार करने का नियम बनाता है। ठीक है, चलिए अगले वाले में चलते हैं हम। वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है? देखो, वैश्वीकरण का तात्पर्य मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर समझे हम। अलग अलग देशों के बीच में परस्पर संबंध। दो बातें हैं इसके अंदर। एक तो अलग अलग देशों के बीच में परस्पर संबंध मतलब आपस के संबंध, तो दो देशों के बीच में आपसी संबंध। दूसरी बात है तेज एकीकरण की प्रक्रिया। तेज एकीकरण का मतलब होता है तेजी से एक हो जाना। भाई, हम दूसरे देशों के बाजार में जाके माल बेच रहे हैं, दूसरे देश वाले हमारे यहाँ के बाजार में माल बेच रहे हैं, मतलब एक जैसे हो गए हम लोग, एक एक हो गए।
तो तेज एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, है ना। अलग अलग देशों के बीच के आपस के संबंध और तेजी से हो रहे एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय निगम की परिभाषा दीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय निगम एक ही प्रश्न है, ठीक है ना, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर बहुराष्ट्रीय निगम लिखा आता है और कहीं पर राष्ट्रीय निगम लिखा हुआ आता है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो एक बहुराष्ट्रीय निगम उसे कहते हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। बहुराष्ट्रीय निगम उसे कहते हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। ये बात समझिएगा, उत्पादन पर नियंत्रण रखती है मतलब कितना प्रोडक्शन करना है इस बात पर वो ध्यान देती है। कहीं जरूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो जाए इस बात पर भी वो ध्यान देते हैं। चलिए अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायक रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार से वैश्वीकरण में सहायक रही हैं। तो देखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग देशों में कार्य करके वैश्वीकरण में सहायक रही हैं। अलग अलग देशों में कार्य करके, कार्य करने का मतलब क्या है, व्यापार करके, है ना। इनके दो तरीके होते थे, ये वहाँ पर जाकर के अपने कारखाने भी खोलती थी और व्यापार भी करती थी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग देशों में कार्य और व्यापार करके वैश्वीकरण में सहायक रही है। अगला देखिएगा, विदेशी निवेश किसे कहते हैं। विदेशी निवेश किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ कमाने के लिए दूसरे देशों में निवेश करती हैं, उसे विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ कमाने के लिए जब विदेशों में निवेश करती हैं या दूसरे देशों में निवेश करती हैं तो इसे विदेशी निवेश कहते हैं। अगला देखिए, अब देखिए दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम, अभी हमने शुरुआत में बताया था, टाटा मोटर्स है, नोकिया है, होंडा है ना, कोको कोला है, पेप्सी है ना। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं क्योंकि इनका व्यापार जो होता है एक से अधिक देशों में चल रहा है। अगला देखिए, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या है। अतीत मतलब पुराने समय में, इन्हें पुराने समय में दो देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था, तो वो था विदेशी व्यापार। माने एक देश का दूसरे देश में जाकर के व्यापार करना जो होता है विदेशी व्यापार कहलाता है। तो अतीत में देशों को जोड़ने का जो मुख्य माध्यम था वो था व्यापार। ठीक है, चलिए अगला है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। तो सरकार के द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। सरकार के द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। माने सरकार ने जो जो रोक लगा रखी होती है कि बाहर से ये सामान नहीं खरीद सकते हैं, है ना, तो इस प्रकार की जितनी भी रोक होती है और जितने भी प्रतिबंध होते हैं सरकार उन सबको हटा देती है। तो व्यापार करना आसान हो जाता है, इसी को कहा जाता है उदारीकरण। अगला देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने दो चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाया। सबसे पहला था विदेशी व्यापार और दूसरे था विदेशी निवेश। माने हमारे यहाँ से कोई विदेश में जाकर व्यापार नहीं करेगा, कोई विदेशी हमारे यहाँ आकर व्यापार नहीं करेगा। क्यों? विदेशी व्यापार के कारण ही हमारा देश गुलाम हो गया था एक समय, ठीक है ना। इस कारण से उन्होंने तुरंत सबसे पहले वही एक्शन लिया कि विदेशी व्यापार को बंद किया और विदेशी निवेश को बंद किया। विदेशी निवेश में भी आपको पता होगा हमारे यहाँ ब्रिटिश कंपनी जो थी व्यापार करने आई थी, फिर उन्होंने सामान बहुत खरीद लिया, उनको रखने की परेशानी होने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई हम गोडाउन बनाना चाहते हैं। उन्होंने उसकी परमिशन ली, फिर बोले हम अपने गोडाउन की सुरक्षा के लिए अपने लोग रखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए सैनिक लाने लगे और धीरे 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 उन्होंने कब्जा कर लिया। तो भारत सरकार ने ऐसी गलती दोबारा ना हो इसके लिए उस समय तुरंत इस बात का एक्शन लिया और विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न देखिए, व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है। व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य, मतलब व्यापार में आने वाली रुकावट। सीधी सी बात ये समझिएगा आप, व्यापार में जो भी रुकावटें आती है उसको बोलते हैं व्यापार अवरोधक। तो सरकार के द्वारा विदेशी व्यापार में कटौती या वृद्धि करना अवरोधक कहलाता है। सरकार के द्वारा विदेशी व्यापार में कटौती या वृद्धि करना अवरोधक कहलाता है।
अब इसके अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। सरकार ने आयात पर रोक लगा दी हो या फिर टैक्स बढ़ा दिया हो, कई चीज़ हो सकती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी किस स्थान पर अपना उत्पादन इकाई स्थापित करती है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी किस स्थान पर अपना उत्पादन इकाई स्थापित करती है? उत्पादन इकाई का मतलब होता है कारखाना। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कहाँ पर अपना कारखाना लगाएगी? देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य सिर्फ एक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। तो लाभ कब मिलेगा? जब सस्ता श्रम मिलेगा और सस्ता संसाधन मिलेगा। माने उनको काम करने वाले लोग सस्ते में मिल जाएंगे और कच्चा माल भी सस्ते में मिल जाएगा। तो देखिए, जिस स्थान पर सस्ता श्रम और संसाधन मिलता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस स्थान पर अपना कारखाना खोलती है। भाई, हम भी कहीं व्यापार करने जाएंगे तो यही सोचेंगे ना कि हमको जो मजदूर है वो सस्ते में मिल जाए, जो कच्चा माल है वो सस्ते में मिल जाए। तो ऐसा ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी सोचती है कि सस्ते में मजदूर मिल जाए, मतलब श्रमिक मिल जाए, श्रम मिल जाए, और जो उसका कच्चा माल है यानी संसाधन है वो भी सस्ते में मिल जाए। ओके, अगला देखिए। विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या रहा है? देखो, एक बार पहले भी आ चुका है ये प्रश्न, ठीक है ना। प्रश्न देखो घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो आपको ये बात समझनी रहेगी कि पूछा क्या जा रहा, ध्यान से पढ़ने का है ना। तो विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या रहा है? तो विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम जो रहा है वो विदेशी व्यापार रहा है। क्या रहा है दोस्तों? विदेशी व्यापार। ठीक है। देखो, चूंकि चैप्टर का नाम ना वैश्वीकरण है ना, तो वैश्वीकरण है तो विश्व व्यापार ही चलेगा इसके अंदर, हर लगभग लगभग सभी प्रश्नों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन क्या है? मैंने उधर ही पहले ही दूसरे क्वेश्चन में समझाया था, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का निर्माण करने वाले संगठन को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का निर्माण करने वाले संगठन को विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। ये संस्था ऐसी संस्था होती है जो पूरी दुनिया में आपको कैसे व्यापार करना है, किस नियम से करना है, ठीक है, उसके बारे में नियम बनाती है, ताकि सब जगह व्यवस्थित व्यवस्था बनी रहे। अगला प्रश्न। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से? माने ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण वैश्वीकरण बढ़ रहा है? मतलब दुनिया के लोग जो है आपस में व्यापार को साझा कर रहे हैं। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक, सबसे पहला है देखो तकनीक, दूसरा है प्रतियोगिता, तीसरा है बाजार का विस्तार, माने बाजार का जो क्षेत्र है वो बहुत बढ़ रहा है ना। प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तकनीकी कारण हो सकते हैं, है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उदारीकरण। ये 5 ऐसे कारण हैं जिसके कारण वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। तकनीक, प्रतियोगिता, बाजार का विस्तार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उदारीकरण। उदारीकरण भी हम समझ चुके हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमने समझ लिया है। बाजार का विस्तार का मतलब समझ लीजिए, है ना, ऐसा स्थान जहां पर दुनिया के सभी देश अपना सामान बेचते हैं और खरीदते हैं। ठीक है, तो उसको विश्व बाजार कहा जाएगा। तो ऐसे आज क्या है, बाजार का विस्तार हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है? वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता को, माने किसको ज्यादा से ज्यादा लाभ हुआ है? तो देखिए, वैश्वीकरण से शहरी क्षेत्र के जो उपभोक्ता, धनी वर्ग के जो उपभोक्ता है उनको अधिक लाभ हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। किन उद्योगों का वैश्वीकरण पर बुरा प्रभाव पड़ा? माने देखो, वैश्वीकरण से फायदा हुआ है तो नुकसान भी हुआ है। हर चीज का लाभ होता है तो हानि भी जरूर होती है ना। अब वैश्वीकरण से किस किस को बुरा प्रभाव पड़ गया भाई? देखो, खाद्य तेल, बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद, इन उद्योगों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, खाद्य तेल, बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उद्योग, ठीक, आदि उद्योगों के ऊपर वैश्वीकरण का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अगला देखिएगा। विदेशी व्यापार
विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? तो विदेशी व्यापार हमारे देश की सेवाओं और वस्तुओं को दूसरे देश के बाजार तक पहुंचाकर, विदेशी व्यापार क्या करता है? हमारे देश की जितनी भी वस्तु और सेवाएं होती हैं उनको दूसरे देश के बाजार तक पहुंचा देता है। इस प्रकार से वो बाजार का एकीकरण करता है, माने पूरे विश्व व्यापार बाजार को एक जगह एकत्र कर लेता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वैश्वीकरण का छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा? जो छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग थे उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो, छोटे उत्पादकों के कारखाने बंद हो गए और वे बेरोजगार हो गए। माने वैश्वीकरण से जहाँ फायदा हुआ वहाँ नुकसान भी हुआ। हर चीज का लाभ हानि दोनों होते हैं, ठीक है ना, इस बात पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो छोटे छोटे उत्पादकों के कारखाने बंद हो गए और वे लोग बेरोजगार हो गए। अगला देखिए, न्याय संगत वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? न्याय संगत वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो देखो, न्याय संगत वैश्वीकरण का अर्थ है या तात्पर्य है कि सबको समान अवसर मिले और सबको समान लाभ मिले, यानी सबको समान अवसर और समान लाभ मिलना न्याय संगत वैश्वीकरण कहलाता है। चलिए अगला, किसी देश द्वारा व्यापार अवरोधक का उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है? देखिए दोस्तों, दो प्रश्न हैं, अवरोधक का उपयोग क्यों किया जाता है और फिर कैसे किया जाता है। तो पहले हम कैसे का जवाब दे रहे हैं, आयात कर में वृद्धि करके। कैसे किया जाता है? आयात कर में वृद्धि करके। क्यों किया जाता है वो देख लो। तो आयात कर में वृद्धि करके किसी देश के द्वारा व्यापार अवरोधक का उपयोग विदेशी व्यापार में कटौती या वृद्धि करने के लिए किया जाता है। विदेशी व्यापार में कटौती या वृद्धि करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? एक बार और देखिएगा, आयात कर में वृद्धि करके किसी देश के द्वारा व्यापार अवरोधक का उपयोग विदेशी व्यापार में कटौती या वृद्धि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है? वह कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है, मतलब दो देशों को आपस में जोड़ा जा सकता है? तो देखते हैं क्या है। तो विदेशी व्यापार के द्वारा, देखो दो चीज हैं इसमें खास। पहला क्या है? विदेशी व्यापार के द्वारा, और दूसरा क्या है? देशों के बीच में लोगों का आवागमन। देशों के बीच में लोगों का आवागमन, यानी एक तो हम विदेशी व्यापार के द्वारा और दूसरा देशों के बीच में लोगों के आवागमन के द्वारा दो देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर बताइए। यानी विदेशी व्यापार क्या होता है और विदेशी निवेश क्या होता है ये बताना। देखो दोनों चीज हम समझ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। पहले विदेशी व्यापार देख लेते हैं। तो विदेशों में वस्तुओं और सेवाओं को बेचना और खरीदना, विदेशों में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना विदेशी व्यापार कहलाता है। और विदेशी निवेश क्या होता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विदेशों में निवेश करना विदेशी निवेश कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विदेशों में निवेश करना विदेशी निवेश कहलाता है। चलिए आज के हमारे वीडियो में इतना ही। यदि दोस्तों आपको ये अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।